प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो पिछले क्लास में देखा है कि दो चार्ज जो होते हैं वो अगर लाइक हुए तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अगर अनलाइक हुए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों अगर निगेटिव हुए तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी रिपेल करेंगे। लेकिन एक अगर प्लस है और दूसरा अगर माइनस है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है, तो इसमें एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बारे में पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे कि ये फोर्स कितना होगा, यानी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले कूलम ने बताया, इसलिए इसे कूलम्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है कूलम्स लॉ। आपको बता दें कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कहने का मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो बात करेंगे वो इसके स्केलर फॉर्म यानी ओनली मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। फिर इसके बाद इसके वेक्टर फॉर्म की हम बात करेंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो सके। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। सपोज कीजिए कि दो चार्ज है, कोई एक चार्ज Q1 है यानी चार्ज का हमने मैग्नीट्यूड लिया है, एक कोई दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है। तो ये दो कोई चार्ज के मैग्नीट्यूड है, एक जो है Q1 है, दूसरा जो है Q2 है। दोनों चार्ज जो है वो r डिस्टेंस पे हमने रख दिया है। तो क्या होगा, Q1 अगर सपोज कीजिए कि अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों निगेटिव हुए तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हुए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, Q1 और Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा। सिमिलरली Q2 भी Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। ये जो दोनों फोर्स होंगे बच्चों, आपको यहाँ पे हम आपको बता दें, ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अब यहाँ बात आप हमारी समझिएगा, शब्दों को देखिएगा। फोर्स इक्वल नहीं होते, क्योंकि अभी हमने आपको बताया फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो केवल उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होगा, उसमें डायरेक्शन भी होगा। इसलिए हमने आपको बताया कि फोर्स इक्वल नहीं होंगे, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। यानी Q1 जितना फोर्स लगाएगा, यानी जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, सिमिलरली Q2 भी Q1 पे उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। अगर दोनों हमारे पॉजिटिव है तो इनके फोर्स का हम डायरेक्शन ये ले लें तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ये F। तो जितना फोर्स, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये ओबे करते हैं। तो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया F, Q2 भी Q1 फोर्स लगाया F। आप नोट करेंगे हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये फोर्स जो इसका मैग्नीट्यूड होगा Q1 का वो F होगा, Q2 की भी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा Q1 पर वो F होगा। ये F जो होगा वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, यानी फर्स्ट जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। किस तरह का डिपेंडेंसी होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी का होता है। यानी F जो होगा प्रोपोर्शनल होगा Q1 के मैग्नीट्यूड के। यानी अगर Q1 के मैग्नीट्यूड को अगर हम डबल कर दें तो फोर्स विल बी डबल, यानी फोर्स भी डबल हो जाएगा। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ कर दे तो फोर्स विल बी रिड्यूस एंड गेट हाफ। तो ये आप देख सकते हैं, यानी F जो होगा वो किस पे डिपेंड रहेगा, Q1 पे। नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं क्या किए, दूसरा जो है वो Q2 पे डिपेंड रहता है।
यानी F जो होगा वो डिपेंड करेगा फिर Q2 पे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज। इसकी फील्ड डिपेंडेंसी कैसी होगी, तो सिमिलरिटी की होगी, यानी F जो है वो प्रोपोर्शनल होगा Q2 के, यानी Q2 को भी अगर हम डबल कर दे तो फोर्स विल बी डबल, हाफ करेंगे फोर्स विल बी हाफ। मीन्स अगर हम दोनों को मिला के चाहे तो लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, यानी दोनों जो चार्ज हैं उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। नेक्स्ट, अब दूसरी बात देखते हैं कि बीच का जो डिस्टेंस है फोर्स की डिपेंडेंसी जो होती है उस पे भी होती है, यानी ये फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस r है तो इसका स्क्वायर हो गया r स्क्वायर, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस क्या हो जाएगा, f अगर दोनों को हम देखें तो दोनों के स्टेटमेंट से हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो F इक्वल टू K से रिप्रेजेंट करते हैं Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर K इक्वल टू कांस्टेंट, इसको नियतांक कहते हैं, ठीक है जी। और इसको हम क्या कहेंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब नियतांक भी कहा जाता है। तो ये हुआ आपका कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म। तो अब हम देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू अगर हम SI के रूप में बात करें तो कूलम्ब ने निकाला इसका वैल्यू, वो हुआ 9 × 10⁹। किसमें, SI यूनिट में। हम बात करेंगे कि SI यूनिट कितना होगा, लेकिन इसका वैल्यू उन्होंने जो निकाला वो 9 × 10⁹। याद रखना होगा ये कूलम्ब्स लॉ जो हम पढ़ रहे हैं ये किस स्टेट में पढ़ रहे हैं, तो वैक्यूम है या एयर भी ले सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, कोई अदर मीडियम की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। यानी कुछ पॉइंट इसमें अभी और भी हैं जिसकी हम डिस्कस आगे करेंगे। तो समझिएगा इस के का जो वैल्यू है वो कितना है, 9 × 10⁹ SI यूनिट में, जिसको हम एक अदर तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कहते हैं 1/4πε0। अब फिर एक नया वर्ड आ गया ε0। ये ε0 क्या होगी इसकी भी हम बात करेंगे। अगर दोनों को अगर हम यहाँ पे नोट करा दें तो हो जाएगा F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और अगर इसको हम ये इसमें इंक्लूड करें तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों जो है वो वैक्यूम में काम करते हैं, किसी अदर मीडियम के लिए अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो नोट करें पहले इसको।